प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम एक संजीदा विषय पर बात करेंगे। विषय संजीदा है, बहुत पुराना है, पर बात करने की जरूरत आज महसूस एक बार फिर हो रही है। विषय के पुराने होने के संदर्भ में बात करें तो यह विषय तो है 75 साल पुराना। जब इस देश को आज़ादी मिली, आज़ादी के बाद देश का संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हुई और उस प्रक्रिया के तहत कुछ मुद्दों पर सैद्धांतिक तौर पर सहमति होते हुए भी व्यवहारिक तौर पर दिक्कतों को महसूस करते हुए यह संकल्प जाहिर किया गया कि आने वाले समय में हम इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत इन तमाम प्रावधानों को नीति निर्देशक तत्व के रूप में शामिल किया गया। 39 से लेकर 51 तक तकरीबन, या 36 से लेकर 51 तक ये नीति निर्देशक तत्व है। इन्हीं में 44 नंबर पे आता है जिसमें यह संकल्प जताया गया है समान नागरिक संहिता के संदर्भ में। तो समान नागरिक संहिता पर ही आज हमारी बातचीत है। हमारा विषय है 2024 का मजमून, एक देश एक कानून। संदर्भ यह है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनकी हैसियत पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर या गृह मंत्री के तौर पर नहीं, बल्कि उनकी स्वयं की व्यक्तित्व के चलते बड़ी प्रभावी है। माना जाता है कि वो जो कहते हैं उसे कर गुजरते हैं। तो उन्होंने एक चैनल आर भारत को एक साक्षात्कार दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि हम समान नागरिक संहिता के संदर्भ में आगे बढ़ रहे हैं। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये हुआ जब वो 3-4 दिन पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आए तो भोपाल में अपने पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के दौरान उन्होंने बताया कि देखो हम अपनी विचारधारा के स्तर पर कई काम कर चुके हैं, चाहे वो धारा 370 के संदर्भ में है, राम मंदिर के संदर्भ में है, CAA के संदर्भ में है, तो सब पे ही हमने ठोस कदम उठा लिए हैं और अब हम समान नागरिक संहिता के संदर्भ में आगे बढ़ने जा रहे हैं। ये बात महत्वपूर्ण है और बात यहीं पर नहीं रुकती है। इसके साथ में एक खबर ये आई कि उत्तराखंड के संदर्भ में वहाँ के मुख्यमंत्री ने ये दावा किया कि हम अपने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने जा रहे हैं। आज हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जहाँ पर अभी हिमाचल में चुनाव होने जा रहा है, वह भी दिल्ली प्रवास पर थे, तो उन्होंने कहा कि हम भी हिमाचल में समान नागरिक संहिता को लागू करने पर विचार कर रहे हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि जो 75 साल में संभव नहीं हो पाया, संविधान बने हुए तकरीबन 72 साल हो गए, संभव नहीं हो पाया, तो क्या अब हालात ऐसे बन रहे हैं कि 2024 के आम चुनाव के पहले ये संभव हो पाएगा? और अगर ये संभव इतनी सहजता से हो जाना है तो फिर जाके इतना इंतजार क्यों कराया गया? क्या इस दौरान देश में ऐसा माहौल बनाया गया है कि समान नागरिक संहिता के संदर्भ में एक सर्वसहमति बन गई है, या असहमतियों की परवाह किए बगैर फैसले लिए जाने का एक सिलसिला शुरू हुआ है जिसके तहत इस पर भी कदम उठाया जा रहा है? इस विषय को बहुसंख्यकों की तुष्टीकरण के तौर पर देखा जाए या अल्पसंख्यकों को असंतुष्ट करके बहुसंख्यक को आनंदित करने के प्रयास के तौर पर देखा जाए। साथ ही इस प्रकार के फैसले के माध्यम से देश की एक बड़ी आबादी अपने जिस हक से महरूम है उसे वो हक मिल पाएगा, ये देश विकास की दृष्टि से और आगे बढ़ पाएगा, या एक संभावित आंतरिक संघर्ष की आशंकाएं पिछले कुछ दिनों से लोगों के जहन में घुमड़ रही हैं उसको और विस्तार दिया जाएगा। तो कई सारे सवाल इस विषय के साथ में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिनकी बौद्धिकता और विद्वता को लेकर संदेह नहीं है। उनसे बात करते हैं। देश के सम्मुख एक संकल्प के तौर पर देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल के द्वारा लगातार दशकों से यह बताया जा रहा था कि हमें अवसर मिला तो हम समान नागरिक संहिता को लागू करेंगे। क्या वह संकल्प पूर्ति का समय आ गया है, ये जानने में भी हमारी दिलचस्पी है। तो ऐसे तमाम मसलों पर बात करते हैं, लेकिन इस सिलसिले को शुरू करें अपने मेहमानों से आपका परिचय कराते हुए। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र ये कहता है कि द मैन ऑफ कल्चर आर द ट्रू एब्सोल्यूट्स ऑफ इक्वलिटी, अर्थात सुसंस्कृत मनुष्य ही समानता के सच्चे प्रचारक हैं। मैथ्यू अर्नोल्ड ने जो ये बताया था उसका आशय ये था, सुसंस्कृत मनुष्य मतलब पूर्ण रूप से जो मनुष्य हो गया है वह समानता के संदर्भ में विरोध करना तो दूर, बाकी लोगों को भी उसके लिए तैयार करता है। तो सब समान हो, ये संविधान की भावना रही है। अगर देश की सरकार या देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल इस विचार के साथ में काम करने जा रहा है तो इसमें सबको सहयोगी की भूमिका में होना चाहिए या विरोधी की भूमिका में, इस पर हमें विचार करना चाहिए। लेकिन हम इस पर अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। हमारे साथ 5 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में चिंतामणि मालवीय जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, पूर्व सांसद हैं। डॉक्टर राजू वाघबरे जी हैं, प्रवक्ता हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल है। अतिकुर रहमान साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर है, हमारे साथ में विद्वान व्यक्ति हैं। एहतिशाम हाशमी जी भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं और साथ ही प्रेम कुमार जी हैं, देश के जाने माने पत्रकार हैं, निर्भीक और निष्पक्ष राय रखने के लिए ख्यात है। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करूँ चिंतामणि जी के साथ में, उससे पहले लेकिन 3 बयान मेरे पास हैं, उन बयानों को आपसे साझा करता हूँ, अपने पैनल से भी और दर्शकों से भी, और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। एक बार सुने।
कोड हमारे घोषणा पत्र का हिस्सा है और भारतीय जनता पार्टी उस पर अटल खड़ी है। ये होना चाहिए, ऐसी हमारी दृढ़ मान्यता है। मैं मानता हूं कि किसी भी बिन सांप्रदायिक देश के लिए धर्म के आधार पर कानून नहीं होना चाहिए। सब नागरिकों के लिए एक कानून होना चाहिए। वह ऐसी बात कही है जो इस देश की जरूरत है। एक देश में एक कानून सबके लिए हो, इसकी आवश्यकता है। किसी के लिए कुछ हो, किसी के लिए कुछ हो, इससे बाहर निकल करके मैं समझता हूं सोचने की आवश्यकता नहीं है। और उत्तर प्रदेश सरकार भी इस दिशा में गंभीरता से विचार कर रही है। सारी चीज को लेकर के उन्होंने निर्णय किया है। उस निर्णय पर जो है कई तरह की बातों को लेकर के जो है अच्छा भी एक संदेश गया है और उसको एग्जामिन करेंगे उसमें क्या किया जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद हिमाचल अपना कुछ सोच करके जो है बेहतर क्या किया जा सकता है वो करने की कोशिश करेंगे। तो देश के गृह मंत्री साफ तौर पर कह रहे हैं ये हमारे एजेंडे में है, हम इसे लागू करेंगे। चिंतामणि जी, आपसे ही शुरू करता हूं। देश में सरकारें तो तमाम रहीं, आपने एक बार फिर इस राह में आगे बढ़ने का संकल्प जताया है। एक वर्ग जो पहले ही आपके कारण से अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, असंतुष्ट है, चिंतित है, भविष्य को लेकर आशंकित है, उसे और कितना डराना और सहमाना चाहते हैं आप? जानने में दिलचस्पी है, कहां जाकर रुकेंगे? इसमें तो डराने का सवाल नहीं है। ये तो यही आज सभी मुस्लिम नेता बार बार मानते रहे हैं कि हमको समान माना जाए, हमको इस देश की शहरियत हमको एक नंबर का शहरी समझा जाए और हमको 2 नंबर का शहरी ना समझा जाए और हम भी बराबर के हकदार हैं। और तो जो भी बार बार ये तो मानते ही रहे कि समानता चाहिए। ये बात और है कि बहुत सारे विशेषाधिकार इनको दिए गए थे, तो उसकी बजाय भी इन्हें समानता चाहिए थी, तो वो समानता दी जा रही है, इसमें तो कुछ नहीं। और फिर ये केवल भारतीय जनता पार्टी तो प्रारंभ से जिस दिन से जनसंघ बना उस दिन से ही शुरू ये हमने कहा कि भाई समान नागरिक संहिता होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी क्यों, जब संविधान सभा में बहस हुई तो बार बार ये आग्रह किया गया कि भाई एक देश में धर्म के आधार पर व्यवस्थाएं नहीं चलना चाहिए। लाखों करोड़ों लोग धार्मिक आधारों पर अपने नियम और कानून बनाए, ये किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है। और जब लोकतंत्र है, मेरी आवाज आ रही है बिल्कुल हिमांशु जी? अरे आपकी आवाज ही है तो आ रही है आजकल। जी, जब लोकतंत्र है तो जब फिर अक्सरियत और अकलियत का कोई सवाल ही नहीं है। मैं बीच में रोकना चाहता हूं। समान नागरिक संहिता के संदर्भ में जो अंदेशा है ना, जो आशंका व्यक्त की जाती है, वो व्यक्त ये की जाती है कि अभी इस देश में अलग अलग कानून प्रचलित हैं, जिसमें मुसलमानों के लिए अलग है जो शरीयत के आधार पर है, 1947 से लागू है। हिंदुओं के संदर्भ में हिंदू, सिख, बौद्ध और जैनों के संदर्भ में लागू है। ईसाइयों के संदर्भ में अलग व्यवस्था है, पारसियों के संदर्भ में अलग व्यवस्था है। जो आप समान नागरिक संहिता की बात करते हैं, इसमें डर ये लगता है जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसको, कि आप समान नागरिक संहिता के अंतर्गत जो हिंदुओं के कानून हैं वो बाकी के लिए भी बाध्यकारी कर देंगे। ये अंदेशा है, ये चिंता है, इसी को लेकर सरोकार है। क्या कहते हैं चिंतामणि जी, क्या आप समान नागरिक संहिता के अंतर्गत जो इस्लाम में प्रावधान है उनको बाकी हिंदुओं के लिए भी लागू कर देने की तैयारी कर रहे हैं, या ईसाइयों के संदर्भ में जो विशेष प्रावधान है उनको इतना अच्छा मान रहे हैं समाज के लिए कि आपको लगता है कि हिंदू इससे वंचित क्यों हैं, उनको भी इसका लाभ मिलना चाहिए, तो उसकी व्यवस्था करने जा रहे हैं? या कुल मिला के मुसलमानों को, पारसियों को और ईसाइयों को भी बाध्य करना चाहते हैं कि जो हिंदुओं के लिए बाध्यकारी है, हिंदू जिस नियम, कायदे, कानून के तहत पारिवारिक विषयों का निपटारा इस देश के विधि के अनुसार कर रहे हैं, अब आपको भी उसी के अनुसार संचालित होना होगा। थोड़ा ये उलझन है, इस पर कोई दृष्टि है जो आप साझा करें? कोई उलझन नहीं है। वो जो कानून है, हिंदू कोड बिल जिसे आप कहते हैं, वो हिंदू कोड बिल वस्तुतः इसलिए लाया गया क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर तो सबके लिए कानून लाना चाहते थे। वो तो समान नागरिक संहिता सबके लिए कर देना चाहते थे। इसीलिए तो संविधान के अनुच्छेद 44 में उसको कहा गया कि नहीं, ये राज्य के लिए आवश्यक है कि वो, उसमें तो निर्देश दिया गया है कि राज्य के लिए अपेक्षित है
कि वो सबके लिए समान कानून और समान नागरिक संहिता लागू करे, वो छोड़ करके गए। तो वो तो चाहते थे उसी समय के समान नागरिक संहिता हो जाए। चूंकि नेहरू जी का तुष्टिकरणवादी सोच था, इसलिए उन्होंने नहीं होने दिया। जब उस समय जब संसद में बहस हुई तो जनसंघ के नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा, बाकी लोगों ने उठ करके कहा कि भाई ये अगर केवल हिंदू कोड बिल लगा रहे हो तो बाकी के लिए भी फिर एक समान कानून करो, केवल हिंदुओं के लिए कानून क्यों? तो इसलिए वो नहीं। और ये जो कानून हिंदुओं का है, इसको हिंदू कानून कहना गलत है। ये कोई मनुस्मृति को लागू नहीं कर दिया या कोई भृगु संहिता लागू नहीं कर दी। इसको क्या कहना चाहिए? ये हिंदू कोड बिल नहीं है, भले ही हिंदू कोड बिल के अंतर्गत वो स्थापित है, क्या कहना चाहिए? ये आधुनिक समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप बना हुआ कानून है और जैसा दुनिया में अन्य जगह चल रहा है उसी तरह का कानून है। ये कोई हमारी उस परंपरा से निकला हुआ और माइथोलॉजी से निकला हुआ कानून नहीं है। जो उस समय की आवश्यकता थी, जो महिलाओं के लिए उचित था, जो परिवार चलाने के लिए उचित था, जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए, संपत्ति के बंटवारे के लिए जो आवश्यक था वो किया। तो वो सब पर एक जैसा लागू होना चाहिए। ऐसा क्यों हो कि कुछ वर्ग की महिलाएं क्यों लागू हो, ये कहना है चिंतामणि जी का। एक बड़ी कमाल की बात कही है। पहली बार मुझे कोई भाजपा का प्रवक्ता ऐसा मिला जिसने नेहरू जी के समय पे कोई नियम कायदा कानून बना और उसकी सराहना की। चिंतामणि जी ने कम से कम आज इस कार्यक्रम में कहा कि ये बिल्कुल आधुनिक समय की जो जरूरतें हैं उसके अनुसार बना हुआ कानून था और उसको लागू किया था, बाकी लोगों पर भी इसे लागू हो जाना चाहिए। तो मेरे साथ में अतीकुर रहमान साहब हैं। अतीकुर रहमान साहब काफ़ी व्यवस्थाओं के बावजूद भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। सब देश में समान दृष्टि से देखे जाएं, ऐसा सात्विक विचार देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल का है, जिसके जिम्मेदार प्रवक्ता चिंतामणि जी हमारे साथ बैठे हैं। उन्होंने कहा आपकी शिकायतें दूर कर रहे हैं। आपको लगता है कि आपको दोयम दर्जे का समझा जाता है, अब नहीं समझा जाएगा। समान नागरिक संहिता आ रही है, सारे नागरिक इस देश की शासन व्यवस्था में समान समझे जाएंगे। स्वागत करते हैं अतीकुर रहमान साहब इस प्रयास का। आह्लादित हैं, समर्थन में खड़े हैं, या आप फिर कुछ ही बात से डरे हुए हैं? कोई अंदेशा है या आशंका है? और अगर है तो जरा हमारे बीच में साझा कीजिए। हिमांशु जी बीजेपी के प्रवक्ता जो कुछ भी कह रहे हैं, जो कुछ भी वो कह रहे हैं उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं है। मुश्किल ये है कि कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब कभी बात आती है, हमको ऑब्जेक्शन ये इसका तीखरा सिर्फ मुसलमानों पे क्यों फोड़ा जाता है जी। सवाल माइनॉरिटी राइट्स का भी है हिमांशु जी, और सवाल ये है कि आखिर जेंडर जस्टिस और जेंडर इक्वालिटी अगर मेंटेन हो रही है तो आपत्ति किसको होगी जी। यहाँ पर मैं चिंतामणि जी से ये पूछना चाहूंगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट अभी तक रेडी हुआ नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर आप 6 साल से एक छलावा देश के सामने पेश करते आ रहे हो। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि हिंदुत्व को नहीं थोपा जाएगा या मनुस्मृति को नहीं थोपा जाएगा इसके अंदर, तो क्या आप कर्ता, जो फैमिली का कर्ता होता है, उसको आप एबॉलिश करने जा रहे हो यूनिफॉर्म सिविल कोड? क्या विडो रीमैरिज को आप एक्सेप्ट करोगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर? क्या आप उन तमाम रूढ़िवादी जो हरकतें हो रही हैं हिंदुइज्म के नाम के ऊपर, उन सब चीजों को खत्म करेंगे? हिमांशु जी, मैं 2 एग्जांपल यहाँ पर देना चाहूंगा। कोर्ट के अंदर बीजेपी सरकार का क्या रुख था सेम सेक्स मैरिज के ऊपर? आज जो बहुत गर्मा गर्मी वाले माहौल के अंदर एक पिटीशन आया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसमें बहस हुई थी, शायद हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली के अंदर था, उसमें बहस हो रही थी कि मैरिटल रेप, उसके अंदर सरकार का क्या रुख था? कोई रुख नहीं था। बार बार जस्टिस साहब ने इनसे पूछा कि आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। देखिए, ये मैरिटल रेप का मामला तो सिर्फ 2 इंडिविजुअल्स के बीच में है, उसके बावजूद सरकार उसके ऊपर कोई कदम लेने को तैयार नहीं है। यहाँ पर इतना बड़ा भारत के लेंथ एंड ब्रेथ को अफेक्ट करने वाला यूनिफॉर्म सिविल कोड और उसका ड्राफ्ट रेजोल्यूशन तैयार करने में आप अभी तक असफल रहे हैं। लेकिन नहीं, तीखरा फूटेगा कि माइनॉरिटीज और मुसलमान इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कैसे आपने मान लिया? मैं आपको यकीन दिला रहा हूं हिमांशु जी, जेंडर जस्टिस और जेंडर इक्वालिटी इज द नीड ऑफ द आवर। इसके तहत आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए, सबको मंजूर होगा। तो अतीकुर रहमान साहब कह रहे हैं कि अगर आप ईमानदारी से सिविल कोड लेकर आते हैं तो सबको मान्य होगा।
पर इसके साथ में इस विषय पर भी कोई राय तो दीजिए अतिकुर रहमान साहब कि अगर इस देश ने आज़ादी के 72 साल बाद भी समान नागरिक संहिता के संकल्प को पूरा नहीं होने दिया, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? किसको दोषी मानते हैं अतिकुर रहमान साहब इसके लिए? कोई तो होगा जिसके चलते आप भी कह रहे हो होना चाहिए पर नहीं हुआ। किसके कारण नहीं हुआ? जी, मैं जवाब देना चाहूंगा हिमांशु जी। 2 साल पहले, 2.5 साल पहले जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉ कमीशन को यह हिदायत दी कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर काम करना शुरू करें, जी, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, मैं अगर गलत नहीं हूं तो जस्टिस अग्रवाल उसके चीफ थे, उन्होंने पूरे भारत से सजेशंस मंगवाए और उन्होंने ये निचोड़ निकाला, जो भी सजेशन गए उन्होंने ये निचोड़ निकाला कि अभी भारत के लोग तैयार नहीं हैं, सोशल और मानसिक तौर पे तैयार नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपनाने के लिए। अब आप बताइए, जो उनको पिटीशन गए, जो उनको सुझाव गए, 85% हिंदू पॉपुलेशन ने उनको सुझाव दिए होंगे, 7% मुसलमान लोगों ने उनको सुझाव दिए, 3% क्रिश्चियंस के सुझाव गए होंगे उनको। कैसे उन्होंने ये निचोड़ निकाला कि अभी भारतवर्ष के लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए तैयार नहीं है? पर मेरा अतिकुर रहमान साहब यही तो सवाल है आपसे कि उन्होंने ये निचोड़ निकाला कि भारत के लोग तैयार नहीं है एक अच्छी चीज के लिए, एक बेहतर चीज के लिए, एक अच्छे समाज के लिए होना चाहिए। आप जैसा विद्वान जिस पर एक राय है, स्पष्ट है, उसके लिए देश का मानस आजादी के 75 साल बाद भी तैयार नहीं है। कौन दोषी है इसके लिए? राजनेता जिम्मेदार हैं, राजनीतिक दल जिम्मेदार हैं, या आप जैसे विद्वान जिम्मेदार हैं जिन्होंने चाहा कि ये हो ना जाए? कौन जिम्मेदार है? सवाल तो है ना। जी हिमांशु जी, कोई भी इस तरह का बड़ा सोशल रिफॉर्म जब तक के रूट से, ग्राउंड से नहीं उपजता है, आप ऊपर के पिरामिड के टॉप से लीगल रेमेडीज से उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। जब तक के एजुकेशन आप 95%, 99% नहीं लेके आते, जिस तरह से केरला और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है, जिस तरह से आप एजुकेशन पॉलिसी लेकर आ जाए हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसको लागू करने में भी आप बता रहे हैं 2 साल लगेंगे उसको लागू करने में। बहुत अच्छी एजुकेशन पॉलिसी है, लेकिन यहाँ पर ग्राउंड रियलिटी के ऊपर सोशल रिफॉर्म उपजते हैं। टॉप ऑफ द पिरामिड से आप सोशल रिफॉर्म्स को लाना भूल जाइए, ये हमारा भारत है। टॉप ऑफ पिरामिड से सोशल रिफॉर्म को लाना भूल जाइए। लेकिन सवाल है, अतिकुर रहमान साहब इस कार्यक्रम में ये नहीं कह रहे हैं कि कॉमन सिविल कोड नहीं होना चाहिए, पर वो ये बता रहे हैं कि विधि आयोग ने जब परामर्श किया तो बहुमत इस पक्ष में रहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होना चाहिए। मेरे साथ में डॉक्टर राजू वाघमरे जी हैं, उनसे पूछ लेता हूं, अपनी इस विफलता के लिए आप कितना जिम्मेदार मानते हैं देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल होने के नाते कि समाज की बेहतरी के लिए एक व्यवस्था बननी चाहिए थी, देश के सभी नागरिकों को समान कानून का पालन होना चाहिए था। आपने 50 साल से ज़्यादा देश पर राज किया, नहीं कर सके। देश का मानस आज तैयार नहीं, ये अतिकुर रहमान साहब कह रहे हैं, और देश की वर्तमान हुकूमत ने संकल्प लिया है कि अब इसे कर देंगे। तीनों पर आपकी प्रतिक्रिया वाघमरे साहब। देखिए, एक बात आप सभी को याद रखनी पड़ेगी जी कि जिस तरीके से देश स्वतंत्र हुआ जी, और जिस तरीके से स्वतंत्र होने के बाद अपनी स्थिति थी जी, अलग अलग समाज की स्थिति थी, जिसमें दलित है, पिछड़े है, मुस्लिम है, सिख है, और उस अवस्था में देश को लेके चलाना सबसे ज्यादा 70 साल से ज्यादा चलाने का काम कांग्रेस ने किया। लेकिन आज भी अपना जो पॉपुलेशन है उसकी वजह से और बाकी के जो सामाजिक सोशल बंधन है उसकी वजह से आज तक हमारे हर समाज के पिछले तबके की डेवलपमेंट जो है वो पूरी तरह से हो नहीं सकी है। आज भी जो लोग हैं वो इस तरीके का जीना जी रहे हैं कि आज तक सब जन एक तरीके, एक लेवल पे नहीं आ चुके हैं। तो जब तक अगर कोई समाज एक लेवल पे नहीं आता है और आप उसको बोलोगे कि एक समान कायदा हम चालू करेंगे, तो नेचुरली समाज के अंदर, धर्म के अंदर, जाति के अंदर इतना पिछड़ापन है
बहुत से लोगों का, तो आप उनको एक तरीके से गिन नहीं सकते। तो यही कारण है कि जो यूनिवर्सल कोड है, जो समान नागरिक कायदा है, वो अभी लाने का समय नहीं है। मैं लेकिन वाघ साहब विनम्रता पूर्वक आपको बीच में रोकता हूं और आपकी मंशा और जवाब से अपनी असहमति व्यक्त करता हूं। इस देश में 80% आबादी है हिंदुओं की। आपने हुकूमत में आने के 5 साल के अंदर हिंदू कोड बिल लाके उन तमाम परंपराओं को ध्वस्त कर दिया जो हिंदू समाज के अंदर स्थापित थी। आपने बहुपत्नी के संदर्भ में व्यवस्था खत्म कर दी। आपने उत्तराधिकार की व्यवस्था के संदर्भ में कानून लागू कर दिया। जिस हिंदू समाज में सबसे ज्यादा जातियों में लोग बटे हुए थे, आपने उसका कानून बनाया, उसे लागू भी सफलतापूर्वक करके दिखा दिया। लेकिन आप मुसलमानों के संदर्भ में अलग व्यवस्था चला रहे हैं, जिसमें अभी भी हलाला की व्यवस्था है, शरिया के अनुसार प्रावधान है। शंका यह पैदा होती है देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल के संदर्भ में कि मुसलमानों को एक वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने की खातिर, उनको यह एहसास कराने की खातिर कि देखो तुम्हारी चीजों को हमने कैसे सहेज के रखा है, पूरे देश से अलग करके रखा है, इसलिए आपने नहीं होने दिया। क्या आप खारिज करेंगे इस दलील को? क्योंकि आप जो दलील दे रहे हैं उस आधार पर तो हिंदुओं के संदर्भ में कोड बिल नहीं आना चाहिए था। इतना ज्यादा अंतर्विरोध आज तक झेल रहे हैं। आज तक दलितों का घोड़ी पे बैठना समाज के एक बड़े तबके को स्वीकार नहीं होता, तो अभी चल रहा है ना। तो मुसलमानों के संदर्भ में, मुसलमानों की स्त्रियों के संदर्भ में 3 तलाक जैसी घिनौनी प्रथा को खत्म करने में 70 साल लगा दिए हमने। क्या आप नहीं मानते हैं कि ज्यादा इंतजार अब और करने की जरूरत नहीं है, समान नागरिक संहिता को लागू करने की जरूरत है? सीधी बात डॉक्टर राजू वाघमरे। एक बात हम सभी को याद रखनी पड़ेगी कि इस देश के कानून ने, संविधान ने सर्वधर्म समभाव को अपनाया है जी। हर धर्म का एक अलग रिस्पेक्ट है। उस धर्म के अंदर अगर उनके कुछ कानून है तो उसका हमें आदर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस देश में खाली एक ही समाज के लोग रहते हैं, बहुसंख्य हिंदू रहते हैं। हमारे पार्टी में भी, कांग्रेस में भी बहुसंख्य हिंदू लोग हैं। लेकिन अगर हमें सभी को साथ में लेके चलना है, समाज के सभी अंगों को, सभी धर्मों को साथ में लेके चलना है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट हमको करनी पड़ेगी। और हम ये नहीं कहते कि हमको लेके नहीं आना है, हम ये कह रहे हैं कि आज तक अभी जो वक्त है ये वक्त नहीं है। और ये बीजेपी अभी क्यों कर रही है? क्योंकि बीजेपी का ये मसला रहा है कि चुनाव के पहले जो मुद्दे आज देश के सामने है, बेरोजगारी है, महंगाई है, पेट्रोल डीजल के दाम है, उद्योग धंधा बंद पड़ रहा है, एक्सपोर्ट का प्रॉब्लम है और किसानों के प्रॉब्लम है, ये सभी से ध्यान हटाने के लिए ऐसे मुद्दों को लेके आना और वही मुद्दों के ऊपर पोलराइजेशन ऑफ वोट करना, हिंदुओं का वोट एक साथ करने की कोशिश करना, यही पुरानी नीति भाजपा की रही है। और यही नीति के अनुसार भाजपा अभी 2 साल चुनाव को है तो भाजपा ने ये नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया है। इस नैरेटिव का हेतु साफ है कि पोलराइजेशन ऑफ वोट करना और लोगों का जो ध्यान है वो मूलभूत चीजों से लोगों का ध्यान हटाना, ताकि लोग हिंदू, मुस्लिम, हिंदू, दलित इस विवाद में फंसे रहे और डेवलपमेंट का जो प्रॉमिस भाजपा ने दिया था वो प्रॉमिस भाजपा पूरी नहीं कर पा रही है। इसके ऊपर लोगों का ध्यान नहीं जाए, इसीलिए इस तरीके की तिकड़मबाजी भाजपा करती आई है। और इसलिए इस तरह की तिकड़मबाजी भाजपा करती आई है, ये दलील है डॉक्टर राजू वाघमरे। उनका मानना है कि ये समय नहीं है समान नागरिक संहिता के संदर्भ में मूलभूत मुद्दों से ध्यान हटाना है, इसलिए भाजपा इस प्रकार का काम कर रही है। पर उन्होंने कानून पहलुओं की बात की। उन्होंने ये बताने की चेष्टा की कि हमारे देश के संविधान में धर्मों के संदर्भ में विशेष व्यवस्था है और ये कैसे संभव है। मेरे साथ में एहतेशाम हाशमी जी हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। उन्हीं से समझता हूँ कानूनी पहलुओं को, और इस पहलू को भी समझना चाहता हूँ कि एक धर्म विशेष के अधिकारों को सुनिश्चित रखने के लिए इस देश की आबादी अर्थात महिलाओं को दमन के कुचक्र में फंसाए रखा जाए, इसके कितने हामी कानूनी दृष्टि से हाशमी साहब आप हैं? बहुपत्नी व्यवस्था देश में कायम रह जाए 70-75 साल की आज़ादी के बाद, आप कितने पक्षधर हैं? उत्तराधिकार के संदर्भ में व्यवस्थाएं ईमानदारी के साथ न्याय संगत न बने, इसके आप कितने पक्षधर हैं?
गुजारा भत्ता के संदर्भ में कोई जिम्मेदारी महिलाओं के संदर्भ में उनके पतियों को या पूर्व पतियों के हवाले न की जाए, इसके कितने आप पक्ष में हैं? या आप मानते हैं कि संविधान में कोई मतभेद नहीं है, नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत संकल्प है 44वें नंबर पर समान नागरिक संहिता, देश को हिम्मत दिखानी चाहिए, संकल्प दिखाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और समान नागरिक संहिता को एक आम सहमति बनाकर लागू करना चाहिए? क्या कहते हैं हाशमी साहब आप? जी देखिए, आपने बात तो बहुत सही बोली और मैं आपसे काफी हद तक सहमत हूं जी। और पहली चीज तो मैं ये बताना चाहता हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड मींस एक समान कानून जी, इनहेरिटेंस के लिए, प्रॉपर्टी में शेयर के लिए, डाइवोर्स के लिए, मैरिज के लिए, और बच्चों में प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी ये भी यूनिफॉर्म सिविल कोड में आएगा जी। दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जैसे आपने बात करी मेंटेनेंस की, तो सेक्शन 125 सीआरपीसी ऑलरेडी सबके ऊपर एप्लीकेबल है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो जी। तो मेंटेनेंस में यूनिफॉर्म से करेंगे। मैरिज भी कि मैरिज या डिवोर्स से रिलेटेड चीजों में यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे लागू होगा? तो हिंदुस्तान में इतने सारे धर्म जाति के लोग रहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड शादी जैसे मसलों पे लागू करना मुझे लगता है कि ये बहुत मुश्किल चीज है। क्योंकि आप बताइए, हमारे हिंदू भाई बहन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली लॉ को फॉलो करते हैं, सपेंडा को फॉलो करते हैं, तो जब कॉमन सिविल कोड अप्लाई हो जाएगा तो फिर किस हिसाब से हमारे हिंदू भाई बहन शादी करेंगे? कॉमन सिविल कोड के हिसाब से या हिंदू लॉ के हिसाब से? जी। मुसलमानों में अपनी कजन सिस्टर से भी शादी की जा सकती है और हमारे हिंदू भाई बहनों में गोत्र कुछ रहता है, उसके बाहर शादी नहीं की जा सकती। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड किसके हिसाब से बनाया जाएगा? इसका जवाब गृह मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को देना है। एक रिपोर्ट आई थी जिसको जस्टिस राजेंद्र सच्चर जी ने बनाया था, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जिसको कहा जाता है जी। उसमें मुसलमानों की क्या हालत है, उनकी फाइनेंशियल स्थिति क्या है, उनका सोशल स्टेटस क्या है, उनका पॉलिटिकल स्टेटस क्या है, इसके बारे में बताया गया था। आप एक तरफ यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात करते हैं इसलिए कि हमको सबको सामान्य रखना है, तो फिर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट अभी तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुई? ये सवाल मैं कांग्रेस से भी पूछूंगा और बीजेपी से भी पूछूंगा, क्योंकि मैं एक नागरिक होने के नाते आज आपके चैनल में डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि 14% 15% मुसलमान है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में 2.5% से भी कम मुस्लिम ब्यूरोक्रेसी में है। तो फिर यहाँ पे इक्वेलिटी की बात क्यों नहीं करते हम? इक्वेलिटी की बात तो फिर हर जगह पे हमें करनी चाहिए। हिंदुस्तान में कई ऐसे लोग हैं जो दिन में एक रोटी भी नहीं खा पाते हैं, कई ऐसे लोग हैं जो बैंक का करोड़ों डॉलर रुपए हड़प करके और हिंदुस्तान छोड़ के जा चुके हैं। तो इक्वेलिटी की बात क्या सिर्फ हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने के लिए यूज होगी या फिर डेवलपमेंट के लिए भी यूज होगी? आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी आप कह देंगे कि मुसलमान पढ़े लिखे नहीं होते इसलिए उनको ब्यूरोक्रेसी में नहीं रखा जाता है। मैं लॉयर हूँ सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन आप बताइए क्या बीजेपी सरकार मुझे इस लायक नहीं समझती कि वो मुझे भी सरकारी वकील बनाए, मुझे भी एडवोकेट जनरल बनाए, मुझे भी डिप्टी एडवोकेट जनरल बनाए? यहाँ पे इक्वेलिटी की बात क्यों नहीं आती? ये सवाल मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे कांग्रेस के हमारे सीनियर साथियों से, बीजेपी के सीनियर साथियों से पूछना चाहूंगा कि मुसलमान आपका भाई है, लेकिन आपका एक भाई अगर इतना पिछड़ा हुआ है तो उसे आप हाथ पकड़ के अपने बराबरी पे खड़ा करना क्यों नहीं चाहते हैं? आप क्यों चाहते हैं कि वोट की राजनीति के लिए आप यूनिफॉर्म सिविल कोड का यूज करें? मैं सबसे पूछना चाहूंगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, कोई भी चीज जब आती है या बनाई जाती है तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट देखे जाते हैं। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए, लेकिन क्या आप में इतनी शक्ति है कि पूरी ईमानदारी के साथ आप यूनिफॉर्म सिविल कोड ला सकें? आप में कहने की हिम्मत है कि हमारे मुस्लिम भाई बहन हमारी बराबरी पे आके बैठेंगे, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, और हमारे देश की महिलाओं का अधिकार वो देख लीजिए आप। यूनिफॉर्म सिविल कोड आप टारगेट कर रहे हैं मुस्लिम्स के लिए और उससे भी हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हमारे देश की माँ और बहनें, क्या उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है नौकरी में? आज जितने भी थाने हैं वहाँ पे पुरुष लोग टीआई होते हैं या एसएचओ होते हैं, कितनी हमारी माँ और बहनें वहाँ पे टीआई और एसएचओ बन के बैठी हैं? आपके शहर में कितने आईपीएस ऑफिसर महिलाएं आई हैं और कितने मुस्लिम आए, बताइए आप। जब तक आप मुस्लिम्स को, महिलाओं को, दलितों को समान अधिकार नहीं देंगे, तब तक मुझे लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करना बेमानी है। सुधांशु हाशमी साहब, एक बात बताएं, आपने जितनी भी मुसलमानों के संदर्भ में विसंगतियों पर ध्यान आकर्षित कराया, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है तो ये हालत है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से ये हालात और ख़राब हो जाएंगे या इनमें कोई बदलाव की उम्मीद हम कर सकते हैं? भाई 70 साल से यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है और देश में मुसलमानों की क्या हालत है ये आपने खुद बयान की, मतलब बदहाली की कोई कमी नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से और बदहाल हो जाएंगे या कुछ बेहतरी की उम्मीद करेंगे? इस पर आपकी कोई दृष्टि है?
सुधांशु जी, एक चीज बताता हूं मैं आपको। अगर मैं एज अ मुस्लिम बात करूं, एज अ मुसलमान बात करूं, तो हमारे लिए वतन परस्ती आधा ईमान होता है। एक सच्चे मुसलमान के लिए वतन परस्ती आधा ईमान है, और हिंदुस्तान या हमारे वतन का जो भी कानून रहेगा वो हम मानेंगे उसको। लेकिन उस कानून को संविधान के उन दायरों में भी खरा उतरना है जो आर्टिकल 21 और प्रीएम्बल में दिए गए हैं। एक तरफ आप इक्वलिटी की बात करते हो, तो इक्वलिटी तो फिर सारे फ्रंट्स में होनी चाहिए ना, सोशल इक्वलिटी, पॉलिटिकल इक्वलिटी, फाइनेंशियल इक्वलिटी, इन सब इक्वलिटी को एक साथ लेके चलना पड़ेगा आपको। आप पिक एंड चूज पॉलिसी अडॉप्ट नहीं कर सकते कि हम मुसलमानों की मैरिज लॉ में इंटरफेयर करेंगे, उनके इनहेरिटेंस में इंटरफेयर करेंगे, उनके अडॉप्शन की प्रोसेस में इंटरफेयर करेंगे, लेकिन उनका सोशल और पॉलिटिकल स्टेटस में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? मेरी थोड़ी असहमति है हाशमी जी, इस देश के कानून में कहां व्यवस्था है कि अगर आप पीएमटी पीडी के एग्जाम देंगे तो अगर मुसलमान है तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे? क्या आप मुझे बताइए, इस देश में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के एग्जाम होते हैं, उसमें कोई ऐसा नियम, कायदा, कानून आपने कहीं पढ़ा है कि अगर आप मुसलमान होने के नाते इसमें अप्लाई कर रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, तो आप उसके अंतर्गत चयनित नहीं किए जाएंगे? क्या इस देश के तमाम शैक्षणिक संस्थानों में अगर कोई मुसलमान भाई या ईसाई भाई अगर दाखिला लेना चाहता है तो इस देश में कोई ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत आपका प्रवेश प्रतिबंधित है? तो जब आप एक खुले मैदान में हैं, अपनी योग्यता साबित करते हुए मुकाम लेते हैं, आप सवाल कर रहे हैं मैं वकील क्यों नहीं बन सकता, गवर्नमेंट वकील? अरे मुसलमान इस देश के राष्ट्रपति बन गए, उपराष्ट्रपति बन गए, चीफ जस्टिस बन गए, तो उसके बावजूद भी आपको शिकायत है? वाकई इस देश में मुसलमानों को कुछ नहीं मिला? थोड़ा विचार कीजिएगा। वापस आऊंगा आपके पास में, लेकिन मैं अभी प्रेम कुमार जी के पास जाना चाहता हूं। प्रेम कुमार जी, आपसे समझना चाहता हूं, और मैं बात समझना चाहता हूं डॉक्टर राजू वाघमारे की दलील के साथ में। वाघमारे साहब का कहना है कि देश के वास्तविक मुद्दों के संदर्भ में भाजपा के पास बताने के लिए नहीं है, इसलिए इस प्रकार के फिजूल के मामलों में उलझाती है। इस देश के राजनीतिज्ञों से और राजनेताओं से और राजनीतिक दलों से शिकायत हमारी ये रही कि ये सत्ता में आने से पहले कुछ बोलते हैं, सत्ता में आने के बाद कुछ बोलते हैं। पर चाहे धारा 370 है, चाहे राम मंदिर और चाहे समान नागरिक संहिता है, ये भाजपा के संकल्प में, एजेंडे में शुरू से रहा। जनसंघ के समय भी ये दो मुद्दे तो रही, धारा 370 भी और समान नागरिक संहिता भी। तो अगर सत्ता में आने के 8 साल बाद ही सही देश के सम्माननीय गृह मंत्री अब अपने संकल्प को दोहरा रहे हैं और बता रहे हैं कि हम इस पर कदम आगे बढ़ाने जा रहे हैं, तो इस पर आपत्ति करनी चाहिए या इसका स्वागत करना चाहिए? पहला सवाल तो यही है। जी डॉक्टर हिमांशु जी, राजनीतिक दल जब अपनी घोषणा पत्र की बातों को लागू करते हैं तो ये उनका जनता के प्रति उनका जो कमिटमेंट है उसको पूरा करना माना जाना चाहिए जी। लेकिन इसमें विरोध हो सकता है। कांग्रेस उस घोषणा पत्र को क्यों माने जिस घोषणा पत्र को बीजेपी बोल रही है? तो लेकिन लोकतंत्र का तकाजा ये है कि बीजेपी अपना घोषणा पत्र इसलिए लागू कर पा रही है क्योंकि जनता ने उनको समर्थन दिया है। तो आपको आपका विपक्ष के रूप में विरोध करना भी एक दायित्व है और जनता ने यह भूमिका भी आपको दी है। तो कांग्रेस विरोध करे यह भी गलत नहीं है और बीजेपी उस अपने एजेंडे को लागू करे यह भी गलत नहीं है। डेमोक्रेसी तो यही कहती है। उसके बाद दूसरी बात हम ये कहते हैं, जब कॉमन सिविल कोड की बात आती है, देखिए एक विरोधाभास की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, उत्तराखंड में एक होगा, इसी तरह से विभिन्न प्रांतीय सरकारों का अलग अलग यूनिफॉर्म कोड होगा और फिर राष्ट्रीय स्तर पर भी एक यूनिफॉर्म कोड होगा। तो फिर ये यूनिफॉर्म रह कहां गया? यूनिफॉर्म रह कहां गया, ये एक सवाल है। दूसरी बात यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को आप इस तरह से बांटे, एक ड्यूटीज यानी हमारा कर्तव्य क्या है इसमें यूनिफॉर्मिटी और हमारा अधिकार क्या है इसमें यूनिफॉर्मिटी। तो जो अभी चूंकि उसका प्रारूप आया नहीं है हमारे सामने, लेकिन हमारे सामने ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यूनिफॉर्म एजुकेशन सबके लिए होगा कि नहीं होगा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी सिमिलर ढंग से होगा कि नहीं होगा, यूनिफॉर्म हेल्थ जो फैसिलिटीज है वो होगा कि नहीं होगा। उसी तरीके से जैसे हमने बहुत चीजें यूनिफॉर्म सिविल कोड नामक जो संरचना है आने से पहले भी यूनिफॉर्मली हासिल की है। जब हमारा देश आजाद हुआ तो सबसे बड़ी चीज जो हमने हासिल की वो है
सबको वोट देने का अधिकार। ऐसा नहीं कि किसी को कोई अरबपति है या कोई किसी धर्म का है या किसी अलग ओहदे में है तो उसको वोट का पावर कुछ ज्यादा हो गया, ऐसा नहीं है। डिमांड तो तब भी थी लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद भी क्रमिक विकास हुआ और राइट टू फूड, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें जो आई, ये कहीं ना कहीं हमारे यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो सोच है उसके इर्द गिर्द ही है। लेकिन भारत जो है विविधताओं वाला देश है। क्या इन विविधताओं को स्वीकार करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड की कोई सर्वमान्य संरचना हमारे सामने होगी? ये देखने वाली बात होगी। मैं बीच में रोकना चाहता हूं आपसे प्रेम कुमार जी, 2-3 बातों पे आपकी थोड़ी स्पष्ट टिप्पणी चाहिए। ये बात हाशमी साहब ने भी कही थी, ये बात डॉक्टर राजू वाघमारे साहब ने भी कही थी, हमारे यहाँ विविधता बहुत है। पर विविधता के संदर्भ में बात करें तो अमेरिका से ज्यादा विविधता कहाँ है? वहां तो हर मोहल्ले में विविधता है, पर फिर भी यूनिफॉर्म सिविल कोड है। देश अच्छा खासा तरक्की के साथ चल रहा है, लोगों के मुंह से आवाज तक नहीं निकलती है। सामने उदाहरण है। दूसरा, आपसे समझना ये चाहता हूं कि अमित शाह के बोलने के बाद कोई उग्र विरोध के स्वर नहीं निकल रहे हैं। ना डॉक्टर राजू वाघमारे भी यहां पर कोई उग्रता में बोल रहे हैं, ना आतिकुर रहमान साहब भी कोई बहुत आपत्ति कर रहे हैं, हाशमी साहब भी तर्क तलाश रहे हैं, तर्क बहुत निकाल नहीं पाए। उन्होंने तो सिर्फ इतना कहा मुसलमानों की हालत खराब है यार, मुझे ही अवसर नहीं मिल रहा है, बाकी की तो छोड़िए। तो कुल मिलाकर वो मुसलमानों की देश में स्थिति को लेकर चिंता कर रहे हैं, पर सिद्धांत के खिलाफ नहीं है। मैं समझना ये चाहता हूं, इतनी स्वीकारता का माहौल तो इस कार्यक्रम में ही दिख रहा है, फिर भी देश में 70 साल में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं हुआ। देश में विरोध था या राजनीतिक दल के स्तर पर इच्छा शक्ति की कमी थी या कोई स्वार्थ पूर्ति थी जिसके चलते लागू नहीं हुआ? सवाल बहुत साफ है, स्पष्ट है। इसमें आपकी टिप्पणी भी साफ की उम्मीद प्रेम कुमार जी करता हूं। जी जी बिल्कुल। देखिए, यही माहौल तब भी था जब हमारे देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी जी। तब राम मंदिर के मुद्दे को भी अलग रखा गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी अलग रखा गया, क्योंकि तब बहुमत, जो लोकतंत्र में जो बहुमत होता है वो उनको ये अख्तियार नहीं देता था या फिर उनको अपनी सरकार चलाने के लिए में दिक्कत आ सकती थी, इसलिए सहयोगी दल राजी नहीं थे, तो वो एकोमोडेशन उनको करना पड़ा। आज उन्हीं कारणों से आज भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत में है। तो प्रचंड बहुमत में है तो लोकतंत्र का जो एक स्वभाव रहा, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में देखा गया कि बहुसंख्यकवाद लोकतंत्र नहीं होता है, अल्पसंख्यक या अल्पमत दोनों सबके भावों को साथ लेके चलना ही रियल में डेमोक्रेसी है। ये भाव था उस समय, वो भाव आज खत्म हो रहा है। तुम मानो या न मानो, हमारे पास बहुमत है, हम लागू करेंगे, ये स्पष्ट रूप से है। इसलिए किसी तरह की चर्चा नहीं होगी, किसी तरह की बातचीत नहीं होगी। हमने घोषणा पत्र में कह रखा था, अरे घोषणा पत्र में तो आपने बहुत पहले भी कह रखा था, लेकिन आज हम लागू करेंगे क्योंकि हमारे पास बहुमत है, हम कर सकते हैं। ये आपका स्पष्ट जवाब है। बहुसंख्यकवाद और लोकतंत्र के संदर्भ में अंतर को रेखांकित कर रहे हैं प्रेम कुमार जी कि बहुसंख्यक, चूंकि आपके पास बहुमत है इसलिए आप कुछ भी करेंगे, ऐसा चल रहा है। मैं आना चाहता हूं चिंतामणि के पास, लेकिन डॉक्टर राजू वाघमारे को हस्तक्षेप कर जा रहे हैं, एक बार उनका हस्तक्षेप सुनते हैं, फिर चिंतामणि जी से कुछ सवाल करते हैं। जी राजू जी, वाघमारे साहब। देखिए, हमारे देश में 2014 के बाद जी जो भाजपा सत्ता में आई है, वो सत्ता में मोदी जी आने के बाद एक बहुसंख्यवादी हिटलरशाही या बहुसंख्यवादी तानाशाही जी इस तरीके का माहौल देश में पैदा हो गया है। हम अफगानिस्तान को नाम रखते हैं कि पाकिस्तान को नाम रखते हैं कि भाई कैसे चला रहे हैं। आज हमारे देश की स्थिति क्या है जी? हम पूरी तरह से तालिबान जैसा बिहेव करने का, बर्ताव करने की कोशिश हमारे देश में हर राज्य में भाजपा करने की कोशिश कर रहा है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या मुस्लिम धर्म से आप कुछ चीजें लेंगे जो यूनिफॉर्म सिविल कोड में आएगी? क्या सिख धर्म से कुछ चीजें लेंगे वो यूनिफॉर्म सिविल धर्म में आएगी? या क्रिश्चियनिटी से कुछ लेंगे? कि सभी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो बनेगा वो बहुसंख्यवादी हिंदुओं के नाम से बनेगा, और वो भी हिंदुओं में जो कर्मठ है
जो उच्च जाति के लोग हैं उनके भरोसे पे यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगा, तो इसका जवाब तो कोई देगा नहीं। इसका जवाब देगा डॉक्टर राजू वाघमारे साहब, आप ही देंगे। आपने कहा कि हिंदुओं की जातियों में जो ऊपर के लोग हैं उसके अनुसार सिविल कोड होगा। आपसे जानना ही चाहता हूं, जो हिंदू कोड बिल है जो माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के दौर में तैयार हुआ था, वो किसके अनुसार तैयार हुआ था? वो ऊंची जातियों के अनुसार तैयार हुआ था या मनुष्य जाति के कल्याण की भावना के साथ, सबके भले की भावना के साथ तैयार हुआ था? ये मेरा आपसे सवाल है। जो हिंदू कोड बिल इस देश में 1955 का लागू है, जिसके तहत सारे फैसले होते हैं, वो किस अनुसार लागू हुआ था? ऊंची जातियों के अनुसार या सबके समान भाव की दृष्टि को रखते हुए लागू हुआ था? सबके समान भाव की दृष्टि को रख के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये हिंदू कोड बिल लागू किया था। आज भी सभी को उसका फायदा हो रहा है। तो फिर आप डर क्यों रहे हैं समान नागरिक संहिता को लेकर? मैं चिंतामणि जी के पास चलता हूँ। चिंतामणि जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के दौर में सबकी कल्याण की भावना के साथ बनाया गया था, पर फिर भी चूंकि आप हैं इसलिए डर है, इसलिए आशंका है, इसलिए दहशत है, इसलिए झिझक है। क्या आपको अपने आप में यह विफलता नहीं लगती है कि देश का एक बड़ा वर्ग आपके कदम की ईमानदारी को लेकर सशंकित रहता है? क्या कुछ ऐसा करेंगे जिससे ये जो डर है, ये जो आशंका है, जो आपको लेकर दहशत है, वो दूर हो सके? क्या आतिकुर रहमान जैसा कुशल विद्वान की साझेदारी हिंदू कोड बिल के जो समान नागरिक संहिता है उसमें हो सकेगी, ताकि उन्हें लगे कि यह मनुष्य के कल्याण के लिए है, ना कि एक बहुसंख्यक वर्ग की तुष्टीकरण के लिए है? क्या कहते हैं चिंतामणि जी? देखिए, तुष्टीकरण का कोई सवाल नहीं, ये समानता के मूल्य का सर्वत्र स्वागत होना चाहिए। और दूसरा ये कि मैं प्रेम कुमार जी को याद दिला दूं कि जवाहरलाल नेहरू जी तो हिंदू कोड बिल लाना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि कांग्रेस यथास्थितिवादी पार्टी है। आज भी वो यही बात कर रही है कि नहीं नहीं, अभी वातावरण नहीं है, अभी ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। ये कांग्रेस का बहुत बड़ा दोष है और इसने देश को बहुत भुगता है। मैं रोकना चाहूंगा, आपने बहुत बड़ी बात कह दी। पंडित नेहरू तो हिंदू कोड बिल लाना ही नहीं चाहते थे, फिर आ कैसे गया? थोड़ा तथ्यों के साथ बात की जाए। हाँ, मैं तथ्यों के साथ बात करूंगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरी जिद की और सिर्फ हिंदू कोड बिल, चूंकि ये लेकर के नहीं आए इसलिए उसको, और बाबा साहब हिंदू कोड बिल वास्तव में तो वो सबके लिए समान कानून लाना चाहते थे, लेकिन वो चूंकि जब तैयार नहीं हुए नेहरू जी के, नहीं हम मुसलमानों को नहीं छेड़ेंगे, उनके अकीदों को नहीं छेड़ेंगे, हम उनके जो रीति रिवाज है उनको नहीं छेड़ेंगे, एक समान कानून में उनको नहीं लाएंगे, और इसलिए फिर उनको हिंदू कोड बिल लाना पड़ा और इसलिए इस्तीफा देना पड़ा उन्हें। तो नेहरू जी तो फिर भी टुकड़ों टुकड़ों में लाए नेहरू जी, इसलिए नेहरू जी भी उसका श्रेय ले, ये मुझे उचित नहीं लगता। और उस समय बार बार उस समय की बहस को आप पढ़ेंगे तो पाएंगे। मैंने सारी बहस पढ़ी है चिंतामणि जी। मैं आपके जानकारी के लिए बता देता हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू एक लोकतंत्र के प्रति विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने यह कहते हुए 1951 में से हिंदू कोड बिल को लाने से इंकार कर दिया, जब करपात्री जी महाराज प्रातः स्मरणीय इसके विरोध में थे कि यह फैसला देश की निर्वाचित सरकार को लेना चाहिए। हम आम चुनाव में जा रहे हैं, निर्वाचित सरकार जो देश की पहली निर्वाचित सरकार होगी वो इसका फैसला ले, और इसके तहत चुनाव हुए। 1952 के चुनाव के बाद में हिंदू कोड बिल पंडित जवाहरलाल नेहरू की नेतृत्व की सरकार के द्वारा ही अमल में लाया गया। तो जो तथ्यात्मक बात है वो तथ्यात्मक ही होनी चाहिए चिंतामणि जी। बाबा अंबेडकर आजकल आपके लिए वोटों की दृष्टि से हो सकता है कुछ फायदेमंद हों, पर उस समय पर आप बाबा साहब के साथ नहीं थे जब वो चुनाव हार रहे थे। बहरहाल मैं मुद्दे पर रहता हूं और जानना सिर्फ इतना चाहता हूं चिंतामणि जी कि क्या अतिकुर रहमान जैसे विद्वानों की आशंकाएं या एहतशाम हाशमी जैसे लोगों के मुसलमानों के वर्तमान बदहाली को लेकर चिंताओं के समाधान के कोई प्रयास इसके साथ में शामिल होंगे, या केवल 80% हिंदुओं को यह एहसास कराने के लिए कि देखो ठीक कर दिया इनको, इसके तहत समान नागरिक संहिता को अस्तित्व में ला देंगे? सवाल केवल इतना है, कुछ कहेंगे? देखिए, मुझे हिमांशु जी समय दीजिएगा, क्योंकि चारों माननीय जो है इसमें भाग ले रहे हैं उनका स्वर एक जैसा है, इसलिए मैं ज्यादा समय चाहता हूं। सबसे पहले बात तो यह है कि मैं हाशमी जी की बात कर रहा हूं कि मुसलमान ये है, मुसलमान ऐसा है, इतना पिछड़ा उतना पिछड़ा है। अरे भाई, आपने तो 1000 साल शासन किया, आप 12-12 बच्चे पैदा करोगे, मदरसे में पढ़ाओगे, तो क्या कोई एहसान किया आपने इस देश पर? और आपने इस देश में जो है पूरी
उससे भर दिया, जो मानव संसाधन बनने नहीं दिया अपने बच्चों को। आपने एक आबादी को इतना उससे कर दिया है कि नुकसान देश का आप कर रहे हैं। और आज भी अमूमन 6 से 8 बच्चे एक मुस्लिम परिवार में, तो फिर आप उसके बाद उम्मीद करेंगे कि हम आपको आईएएस भी बना दें, हम आपको आईपीएस भी बना दें, हम आपको अधिकारी भी बना दें, हम आपको शासन भी करने दें, आपके कानून भी सब लागू कर दें, तो फिर बचा क्या है फिर। और दूसरी बात यह है, आप बता रहे हैं कि नहीं हमको ये नहीं बनने दिया। मैं पूछना चाहता हूं, एक व्यक्ति को राजदूत बनाया था ईरान में, 4 रा के, मैं उसका नाम भी बता दूं बाद में, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, 4 रा के जासूस उनके कार्यकाल में मारे गए, उनके कार्यकाल में उन्होंने, और ऐसा आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने सूचना दी, ईरान के राजदूत उनको बनाया, उपराष्ट्रपति बनाया, और उपराष्ट्रपति बनने के बाद जब वो हटे, तो हटने के बाद जो उनका स्वर था वो क्या इस देश का स्वर था? क्या इस देश के लिए उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया था? तो क्या इसलिए आपको बना दें? और कितने लोग जो सेना में भर्ती हुए अपनी बंदूकें लेकर के पाकिस्तान चले गए, इंडियन पर वो लेकर के। गद्दारी जो है वो हर बार आप करते हैं, आपके आईएएस बैठते हैं तो केवल कौम का भला करने की बात करते हैं। किस तरह के यूपी के आईएएस को हमने देखा किस तरह की बात वो कर रहे थे, अपने यहाँ पे तदबीर वो करा रहे थे, धार्मिक शिक्षाएं वो कर रहे थे, और नफरत फैलाने का काम आप करते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि हमको ये नहीं वो नहीं वो नहीं। क्यों 12 बच्चे पैदा करते हैं? क्या अपनी कौम को ये क्यों नहीं समझाते आप? दूसरी बात में बात करता हूं माननीय प्रेम जी की। प्रेम जी ने लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान, इसे मैं कह सकता हूं। और बाकी मैं यही बात जो है हमारे राजू हकमारे जी से भी कह सकता हूं कि ये लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को इस देश की जनता ने बहुमत दिया है, और ऐसा नहीं कि हमारा कोई छिपा हुआ एजेंडा था कि हम जो है ये संयुक्त जो समान नागरिक संहिता एकदम लेकर के आए। हम जब हमारी प्रारंभ से पार्टी हुई सन 1951 से, तब से आज तक हमारे एजेंडे में समान नागरिक संहिता रहा है। आज चूंकि हमारी सामर्थ्य, देश की जनता ने हम पर विश्वास जताया, तो बहुमत का तानाशाही कैसे हो गई? और अगर ये बहुमत की तानाशाही थी तो इंदिरा गांधी क्या कर रही थी? ये जो सोच है भारत, ये कुल मिला के सोच है, और चिंतामणि जी ने अपनी सोच तो बता ही दी है, बाकायदा नाम के साथ में बता दी है। लेकिन मैं चर्चा को उस सोच पर नहीं ले जाना चाहता, थोड़ी ठोस बात करने की कोशिश करते हैं। अतिकुर रहमान साहब, मैं आपसे थोड़ा बात को विस्तार देना चाहूँगा। आप जैसा विद्वान इस पैनल का हिस्सा है कि अगर समान नागरिक संहिता अस्तित्व में आती है तो कौन से ऐसे प्रावधान हैं जिनके संदर्भ में आपको लगता है कि इनको उसका हिस्सा होना चाहिए, जो न केवल मुसलमानों का बल्कि हिंदुओं का, सिखों का, ईसाइयों का, सबका भला करें? बात क्या हमें इस पर नहीं करनी चाहिए कि हाँ, समान नागरिक संहिता के संदर्भ में सोच अच्छा कदम है, पर इसको सर्वस्पर्शी होना चाहिए, केवल एक वर्ग विशेष की संतुष्टि के लिए नहीं होना चाहिए। और अगर सर्वस्पर्शी होना चाहिए तो उसमें क्या होना चाहिए, इस पर कुछ बात करेंगे आप? जी हिमांशु जी, मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा क्योंकि मुझे जाना है। मैं समझ सकता हूं कि आप मुझे इजाजत देंगे। जी, मैंने पहले कह दिया था। हिमांशु जी देखिए, मैं थोड़ा सा राजनीतिक गलियारों से आपकी बहस को हटाना चाहूंगा। हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की, और अभी जो परिस्थितियां हुई हैं पिछले 5, 6, 7 सालों के अंदर हमारी जुडिशरी के अंदर हमारे जो मामला आए हैं हिमांशु जी, जेंडर जस्टिस और जेंडर इक्वालिटी को लेके, तो तमाम हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तरफ इशारा किया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इज द बेस्ट टाइम, इसको लाना चाहिए। तो अब ये जेंडर जस्टिस और जेंडर इक्वालिटी एक्ट की अगर हम बात करते हैं, तो जिस तरह से कि अभी वाघवारी साहब भी कह रहे थे कि कौन कौन सी अच्छी बातों में इसका हिस्सा बनाया जाएगा, तो हिमांशु जी ये बातें तय कहाँ होनी चाहिए? ये बातें तय होनी चाहिए, ड्राफ्ट एक रेजोल्यूशन बनाया जाए यूनिफॉर्म सिविल कोड का, पार्लियामेंट के अंदर उस पर बहस हो, तमाम हमारे राज्यों की असेंबलीज में उस पर बहस हो। अगर मुझे कोई आपत्ति है, मुसलमानों को कोई आपत्ति है, क्रिश्चियन, पारसी, सिखों की आपत्ति है, उनकी आपत्तियां दूर होंगी इस ड्राफ्ट रेजोल्यूशन के अंदर। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुद्दा एक ही रहना चाहिए हिमांशु जी, और वो ये रहेगा कि जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी, इन पांच उसके अंदर घेरे में लेंगी। क्या क्या आएगा उसमें? मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन, इस तरह की बातें। जहां पर इनइक्वालिटी भरमार लगी हुई है, जहां पर औरतों की राइट्स का वायलेशन हुआ है, बच्चों की राइट्स का वायलेशन हुआ है, मजहब के दायरे में, धर्म के दायरे में, तो ये राजनीतिक गलियारों से इस चीज को निकालो, इसको हिंदू कंसोलिडेशन का एक वजह बनाते हुए, ना बनाते हुए इसका एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन तैयार करें,
और बीजेपी सरकार पार्लियामेंट में इसको बहस करे साल 2 साल। एक इंपॉर्टेंट बात और मैं कहना चाह रहा हूँ, जिस तरह से हाशमी साहब ने कहा इक्वालिटी इज इक्वालिटी ओनली रिक्वायर्ड इन यूनिफॉर्म सिविल कोड। अरे 33% रिजर्वेशन हमारी महिलाओं को 20 साल से आप देने में असमर्थ रहे हैं और यहाँ यूनिफॉर्मिटी की बात कर रहे हैं आप। हिमांशु जी, मैं इजाजत चाहूंगा आपकी देखो, रहमान साहब का कहना है कि इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी के संदर्भ में फोकस होना चाहिए और मूलतः समान नागरिक संहिता के संदर्भ में जो पक्ष में दलीलें दी जाती हैं वो दी भी इसी संदर्भ में जाती हैं कि महिलाओं का बड़ा शोषण हो रहा है अलग अलग प्रावधानों के चलते। मैं हाशमी साहब एक बार फिर आपकी ओर रुख करता हूं। पिछली बार आपने बहुत कुछ कहा, पर आपसे सीधा सवाल ये है कि समान नागरिक संहिता के तहत इस देश में रहने वाले 135 करोड़ एक नियम एक व्यवस्था से संचालित हों, इसको लेकर आपका कोई ऐतराज, या आप मानते हैं कि हाँ ये कोशिश होनी चाहिए पर ये एक वर्ग विशेष के लिए नहीं होनी चाहिए? आपका नजरिया? बिल्कुल ये कोशिश होनी चाहिए सुधांशु हिमांशु जी। और सुप्रीम कोर्ट जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके पिटीशन पेंडिंग है, उसमें मैं आपको बता दूं बीजेपी के कारनामे। बीजेपी से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई आपका क्या मसौदा तैयार है, क्या खाका तैयार है, तो आज तक ये सुप्रीम कोर्ट में जवाब नहीं दे पाए। और चिंतामणि जी बैठे, इन्होंने बहुत अच्छी बात करी कि 12 बच्चे मुसलमान पैदा करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, चिंतामणि भाई साहब, आपके खुद के 4 बच्चे हैं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरी सिर्फ एक छोटी बहन है, और मैं ये चाहता हूँ कि आपके चारों बच्चे बहुत तरक्की करें और आप जैसे बड़े नेता मंत्री बने। मैं ये भी चाहता हूँ कि वो इस हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको साथ लेके चलें। आपको एक बात और बताना चाहता हूं मैं कि आप एक बार रिसर्च करिए। आप बहुत पढ़े लिखे नेता हैं, मैंने आपका प्रोफाइल चेक किया है, आपने कई किताबें भी शायद लिखी हैं और आप पोस्ट ग्रेजुएट रहे हैं, आप जो इनकी जानी मानी हस्ती रहे हैं। तो आप एक बात को रिसर्च करिए कि मुसलमानों के परिवार में क्या सही में 12 बच्चे होते हैं? और अगर इस बात को आप साबित कर देंगे, अगर मुसलमानों के 12 बच्चे होते तो आज हिंदुस्तान में मुसलमानों की जनसंख्या 80% होती, ना कि 14%। इस आप कैलकुलेशन, अगर आपके बच्चे भी बहुत इंटेलिजेंट है, उनसे भी आप मैथ्स का अगर फॉर्मूला पूछेंगे तो वो आपको बता देंगे सुधांशु भाई, चिंतामणि भाई साहब, कि मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ। आप मेरे बड़े भाई हैं, आप मुझे गाइड करिए, अगर मैं गलत हूं तो मुझे थोड़ा समझाइए। मैं भी आपके यूनिफॉर्म सिविल कोड के लाने में जो आप लोग प्रयास कर रहे हैं उसमें मैं अहम भूमिका निभाऊंगा। तो कुल मिलाकर हाशमी साहब भी इस दिशा में आगे बढ़ गए। ठीक है, हम भी इस दिशा में आगे बढ़ते हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी तो डॉक्टर राजू वाघमारे जी की चाहिए। वाघमारे जी की टिप्पणी इसलिए चाहिए क्योंकि वो देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल से ताल्लुक़ रखते हैं। जो काम आपके दौर में नहीं हुआ, नए दौर में हो सकता है। क्या इस नए दौर में हो रहे इस कदम में कुछ मददगार की भूमिका निभाएंगे, या हमसे नहीं हुआ तो इनसे कैसे हो जाएगा इसलिए विरोध की भूमिका में रहेंगे? वाघमारे साहब। नहीं, देखिए, कांग्रेस ने आज तक कभी भी एक भूमिका ली है कि देश का भला हो, देश में रहने वाले हर तबके का भला हो, चाहे दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, सबको लेके साथ में चल के कांग्रेस ने देश का भला किया है और देश को आज इस मुकाम में लेके आए कि हम महासत्ता बन चुके हैं या उसके रास्ते में बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं। लेकिन इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामलों में कांग्रेस की राय अभी तक यही है कि अभी ये टाइम नहीं है कि इस तरीके की जल्दबाजी करने का। हमें सबको थोड़ा ऊपर लेके आना पड़ेगा, एक लेवल पे लेके आना पड़ेगा, दलितों को लेके आना पड़ेगा, मुसलमानों को लेके आना पड़ेगा, ईसाइयों को लेके आना पड़ेगा, और उसके बाद दलितों की बात कहां से आ गई वाघमारे साहब? दलित तो हिंदू सिविल कोड के अंतर्गत संचालित हो ही रहे हैं और आप 75 साल हो गए आजादी के। अगर अब भी हम इस स्तर पर नहीं आए तो कितना इंतजार और कराना चाहते हैं हमें इस काम के लिए? 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, थोड़ा वो भी बता दें, कब आएगा समय? देखिए, देश, ये अपना देश की लोक संख्या, पॉपुलेशन, देश की स्थिति ये बाकी देशों जैसी नहीं है। ये विविधता में एकता का देश है। सभी को ऊपर आने के लिए पॉपुलेशन का बहुत बड़ा अड़सर है और उसी की वजह से टाइम लग रहा है। तो वो टाइम हमें देश को देना चाहिए, देश को समय देना चाहिए। डॉक्टर राजू वाघमारे जी वापस ये कह रहे हैं। प्रेम कुमार जी मेरे साथ में हैं। प्रेम कुमार जी, जब धारा 370 के प्रावधानों को हटाने की बात हो रही थी तब भी कुछ लोग बता रहे थे कि खून की नदियां बह जाएंगी, जलजला आ जाएगा। अमित शाह आजकल पूरे देश को बताते हैं, कोई आवाज़ नहीं आई।
सीए के संदर्भ में भी यही हुआ, राम मंदिर को लेकर भी दुनिया में बड़ी प्रतिक्रिया रहती थी, कुछ नहीं हुआ, बनी रहा है। तो क्या आप इस दलील से सहमत हैं अभी समय नहीं आया, या आपका मानना है समय तो आ चुका नेक काम का, अब समान नागरिक संहिता हिंदू संहिता में तब्दील ना हो इसके लिए बाकी लोग प्रयास करें और सबके भले के लिए सब धर्मों में जो अच्छे प्रावधान हैं उनको समाहित करते हुए देश आगे बढ़े, इस विचार के साथ है? आपकी टिप्पणी। डॉक्टर साहब देखिए, जब देश आजाद हुआ था तब भी हमारा नेतृत्व इस बात की जरूरत तो महसूस करता था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसी चीज हो जी, लेकिन उसको तो कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, इसमें चूंकि सभी उस समय सहमति नहीं बन रही थी और इस वजह से फिर डेमोक्रेसी भी लानी थी और आपने सही बताया कि पंडित नेहरू जी का डेमोक्रेसी के प्रति कितना कमिटमेंट था वो भी बताया, तो उस हिसाब से चीजें आगे बढ़ी। और आज भी जब हम वही चाहे जितने साल बाद हम इस सवाल पर विचार करेंगे तो वो सवाल बना रहेगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसी बात को जब हम इम्प्लीमेंट अधिक से अधिक लोगों को मानसिक रूप से तैयार करने की जरूरत नहीं है। जो हम संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने में सालों लगा देते हैं, तो क्या इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट करने में हमें समय नहीं लगाना चाहिए कि आप सरकार में आए, आपने जो सोच लिया वही यूनिफॉर्म सिविल कोड है? कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के और कौन कौन से फैक्टर्स जोड़े जाने चाहिए? मैंने पहले भी कहा स्टेट का सिविल कोड अलग होगा, सेंट्रल का सिविल कोड अलग होगा, क्या ऐसा होगा? ये यूनिफॉर्म सिविल कोड हो तो इस जरूरत को समझने के लिए देश के अधिसंख्य के लोगों की उसमें भागीदारी हो, उनका विचार हो, ये ज्यादा जरूरी है। इसको करने में टाइम लगता है, कुल मिलाकर मैं अगर बातचीत के मर्म पे पहुंचूं तो कुल मिलाकर देश 75 साल बाद इस मुकाम पर तो पहुंच गया है कि खुलकर इस बात का विरोध करने के लिए तैयार नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, लेकिन कैसा हो इस पर ठीक से चिंतन मनन होना चाहिए। इसके संदर्भ में कम से कम ये पैनल इसी प्रकार की राय रखता है। क्या देश में बैठी हुई सरकार चिंतन मनन के लिए देश को समय देगी? क्या उसमें देश के लोगों की भागीदारी रखेगी? ये जानने में हमारी दिलचस्पी होगी। या जिस प्रकार से कृषि कानूनों के संदर्भ में लोगों को ये शिकायत रही कि एक अध्यादेश आया और बाद में कानून का स्वरूप बन गया, नतीजा ये रहा कि उसकी वापसी के संदर्भ में कदम उठाने पड़े। समान नागरिक संहिता जैसा संवेदनशील मुद्दा ऐसी ही किसी जिद्द का शिकार तो नहीं होगा। उम्मीद करते हैं एक संकल्प के तहत अगर विचार के साथ 7 दशक तक भारतीय जनता पार्टी ने जनसंघ और भाजपा के दौर में प्रतीक्षा की है तो उसे अमल में लाने के लिए देश को इतना समय तो देगी कि क्या वो लाना चाहते हैं इस पर देश विचार कर सके। अगर विचार करके देश को तैयार कर सकेंगे तो एक सही कदम के संदर्भ में सही क्रियान्वयन देश होते हुए दिखेगा। और अगर इससे इतर चिंतामणि जी अपनी उग्रता के साथ ही लागू करना चाहें तो देश जैसी भी प्रतिक्रिया करेगा उसको लेकर भी हम आपके बीच में रूबरू होंगे। लेकिन एक गंभीर विषय पर सार्थक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। समय है अगर आज के शेर का। हमारा आज का शेर साहसिक फैसलों को समर्पित ये कहता है कि हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, गर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। साहिर लुधियानवी ने एक कमाल का शेर कहा था। तो समान नागरिक संहिता के संदर्भ में कुछ लोग विरोध में हो सकते हैं, पर अगर ये फैसला इस देश के बहुसंख्यक लोगों के भले के लिए है, इस देश में हर धर्म जाति के लोगों को समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए है, इस देश के लोगों में समानता का भाव पैदा करने के लिए है, तो फिर ऐसे फैसले को साहस के साथ क्रियान्वित होना ही चाहिए और एक दमदार सरकार को दमदार फैसला लेना चाहिए। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए सादा प्रणाम।